भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और किसानों की विशेष मांग पर आपको पुनः आज आमंत्रित किया गया है, क्योंकि आपके विषय रह गए थे। कल हमारे आदरणीय पतंजलि योगपीठ से पवन कुमार जी ने जो आपसे सवाल किए थे, आदरणीय एक हाँ मैंने मेनपाल जी ने शायद सवाल किया था, और तो वो सवाल भी आप उनका समाधान करेंगे। और आपका आज का उद्बोधन, आज का आपका विषय जो है वो पूरा करेंगे। और फिर हम ये मंच आदरणीय जेके कनौजिया जी साहब को देते हैं। वो डॉक्टर साहब आए और हम सबको पुनः संबोधन करने का कष्ट करें, मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर जेके कनौजिया जी, सादर आमंत्रित है। केवीके सीहोर। साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया कि हम इस कल के जो सत्र में जो बातें रह गई थी उन पर आज पुनः चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और इस सत्र के प्रारंभ में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारा खान पान ही सब कुछ है। अगर हमारे खान पान में शुद्धता नहीं है तो हम कितना ही योग क्रिया, ध्यान क्रिया की तरफ जाएंगे, शायद हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो आज का जो विषय यूं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु कल के थे। कल के दो प्रश्न जो रह गए थे, जिनकी जिज्ञासाएं का समाधान करना बड़ा जरूरी हो गया था। और मुझे भी ऐसा लगा कि उन पर उस विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। जो एक पहला जो प्रश्न था, राजेश जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आदरणीय जी। मैं आपकी आवाज आ इजाजत हो रही तो है? मैं प्रश्न का दोहरा दूं क्या? आ रही है? हेलो। आपकी इजाजत हो ये आ रही तो है सर, क्या आ रही है। प्रश्न को दोहरा दूं क्या? हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर? हेलो। जी जी आ रही जी है आदमी, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। आ रही है सर, आ रही है। हमें लग नहीं, रहा मुझे है ऐसा अपनी लगा आवाज वहां कि तक नहीं पहुंच शायद पा रही है, ऐसा लग रहा है। लोग आवाज चलिए आप नहीं। बोलिए सर, आप भी। तो जो जी कल का पहला एक प्रश्न था जी आदरणीय पवन कुमार जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही गहराई भी थी उस प्रश्न में। उनका विषय ये था कि जो हमारे कृषि संस्थान है, चूंकि हम कृषि की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और जब हम किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमें कई प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमारे पास किस तरीके का है, किस तरीके का संगठन और उसकी संरचना किस प्रकार की है, कि जिसका सहयोग लेके हम अपने उस कॉन्सेप्ट को, उसके जो उद्देश्य हैं, उसको एक निर्धारित समय अवधि में पूरा कर सके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो कृषि के विकास की जो पृष्ठभूमि है, जो आधुनिक कृषि है खास तौर से, यदि आधुनिक कृषि में हम परिवर्तन ला पाए हैं तो उसमें भी संस्थागत जो सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वर्तमान में आज जो आवश्यकता हम लोग महसूस कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर चलना ही अब सार्थक है, उसमें भारत सरकार के स्तर से, नीति आयोग के स्तर से कई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेस में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो क्रियान्वयन है, उस क्रियान्वयन में अभी भी काफी बड़ा
गैप दिखाई दे रहा है, और इस गैप को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे अपने स्थानीय स्तर पर हम किसान भाइयों के अपने ही आसपास में किस तरीके की संगठनात्मक इकाई है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने हमारे कृषि विकास के लिए अभी तक स्थापित किए हैं। तो सबसे पहली बात, चूंकि कृषि राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों के स्तर से अलग अलग कृषि के विकास के लिए विभागों की स्थापना की है। उदाहरण के तौर पर कृषि विभाग, जिसे हम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कहते हैं, उद्यानिकी विभाग, जो उद्यानिकी फसलों पर शासन की सरकार की योजनाओं और एक्सटेंशन का काम देखते हैं, पशुपालन, मछली पालन, शहतूत पालन, ऐसे कई विभाग हैं जो सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर से उत्तरदायी हैं। इस सब के बारे में हमारे किसान साथी जानते भी हैं। ये सभी विभाग सरकार की विभिन्न प्रकार की समय समय पर जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन के लिए वो कार्य करते हैं। इन योजनाओं में एक प्रश्न यही है जो पवन जी का था, कि किसानों को उनकी बात रखने का कितना अवसर मिलता है, और यदि अवसर मिलता है तो वो किस प्रकार से मिलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या विभागीय योजनाओं के माध्यम से भी कुछ इस प्रकार के अच्छे कल्चरल प्रैक्टिसेस, या जिनको हम आज कहते हैं गुड प्रैक्टिसेस इन रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बेहतर पद्धतियां आज हमारे बीच में हैं, उनके प्रचालन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। क्या स्थानीय स्तर पर कृषि की उभरती हुई जो समस्याएं हैं उनका संकलन कहीं पर किया जा रहा है, और उन समस्याओं के समाधान के लिए या उन समस्याओं को मिनिमाइज करने के प्रयास क्या हमारे स्थानीय स्तर पर संस्थाओं के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ये उनके जो प्रश्न है, उनमें हमने कहा कि योजनाओं के संचालन के लिए कृषि विभाग उत्तरदायी है। यहीं पर एक अन्य कार्यक्रम देश में लगभग सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जो भारत सरकार के स्तर से, जिसे कि हम कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में जानते हैं। जिला स्तर पर कार्य करने वाली एक स्वायत्त इकाई है, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश जिलों में इन कृषि विज्ञान केंद्रों का जो क्रियान्वयन है, जो संचालन है, वो राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं उनके अधीन संचालित है। मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यशैली क्या है, ये थोड़ा सा मैं हमारे किसानों, आप साथियों को बताना चाहूंगा। साथियों, ये एक ऐसा संस्थान है जो स्थानीय स्तर की समस्याओं को सूचीबद्ध करके, और वो समस्याएं दो प्रकार से सूचीबद्ध होती हैं, तीन प्रकार से। जिला स्तर की बड़े मतलब लार्जर एरिया में क्या समस्याएं कृषि में आ रही हैं, विकास खंड स्तर पर क्या समस्याएं किसानों की हैं, और ग्राम स्तर पर किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं का आकलन करते समय कृषि विज्ञान केंद्रों का यह भी प्रयास होता है कि हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का है, एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम किस तरीके का है, उसको ध्यान में रखते हुए जो रिसोर्सेस है जिले स्तर पर किस प्रकार के संसाधन हैं कृषि के लिए, जो महत्वपूर्ण संसाधन है। मुख्य बात है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर पानी की उपलब्धता कैसी है, यहाँ वर्षा कितनी होती है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, कौन कौन सी फसलें लगाई जा रही, वगैरह वगैरह, इस तरीके का आकलन होता है। लेकिन इसका मुख्य आधार, इसका मुख्य बिंदु, इन समस्याओं का मुख्य बिंदु जो होता है, जहां हम केंद्रित होते हैं, वो यही होता है कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए।
आज हमारा जो खाद्यान्न है उसकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम इंटीग्रेट करके एग्रीकल्चर को और बेहतर स्वरूप में हम लाके खड़ा कर सके, यही मुख्य रूप से आशय होता है। और इसमें जिला स्तर पर संबंधित विभागों के माध्यम से, विकासखंड स्तर पर संबंधित विभागों के स्तर पर और ग्राम स्तर पर सीधे तौर से किसानों के साथ में संपर्क करके, किसानों की समस्याओं का आकलन करके और एक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना तैयार करके कृषि विज्ञान केंद्र जिले में समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। अब सवाल ये उठता है, इसमें किसानों की कितनी भूमिका होती है? मोटे तौर से देखें या मुख्य रूप से हम बात करें तो ये सारे संस्थान, अगर मैं कृषि विज्ञान केंद्र की बात करूं तो सीधे तौर से किसानों के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कि हमारे जिले में या एक क्षेत्र विशेष में या एक स्पेसिफिक लोकेशन जो गांव भी हो सकता है, गांव के स्तर पर कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे किसानों के लिए उपयोगी है, उस टेक्नोलॉजी पर कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं, सक्सेस केसेस क्रिएट करते हैं और उनके डिसिमिनेशन के लिए लाइन डिपार्टमेंट के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग, किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके प्रदर्शन के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और अपने साहित्य आदि के माध्यम से उस टेक्नोलॉजी के डिसिमिनेशन का काम करते हैं। तो मोटे तौर से ये तो अवधारणा हमारे जिले में, सभी जिलों में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन कृषि विज्ञान केंद्रों की है। यहाँ पर जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कृषि विज्ञान केंद्र जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के माध्यम से, जिनके द्वारा ये वित्त पोषित है, मुख्य ध्येय किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, अभी तक वहां पर ये केंद्र केंद्रित है। मुख्य रूप से किसानों के लिए ही बनाए गए खड़े के लिए केंद्र है। किसानों को संवाद करने का पूरा अधिकार हमारे किसानों को इन कृषि विज्ञान केंद्रों में है। हमारे स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं, उस चर्चा को लेके हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सतत संपर्क में रह के और उसी प्रकार उन समस्याओं के निराकरण और निदान के लिए आवश्यक कार्य योजना कृषि विज्ञान केंद्रों से बनवाकर प्रदर्शन के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से जो उचित कृषि प्रणाली है, जो बेहतर कृषि प्रणाली है, उसको विकसित करने में हम कृषि विज्ञान केंद्रों का सीधे तौर से सहयोग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरा और भी कार्यक्रम जिसको कि हम आत्मा के रूप में जानते हैं, शायद ही हमारे बहुत कम साथी लोग कई बार ये समझ पाते हैं कि जिला स्तर पर कोई अन्य एक ऐसा संस्थान भी आप लोगों के लिए खड़ा है जिसमें मोटे तौर से उसके प्लानिंग प्रोसेस से ही किसानों की उसमें भूमिका होती है। किसानों के द्वारा ही बनाया गया इस का कार्यक्रम होता है और उसके एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे किसानों की उसमें पूरी सीधे तौर से भूमिका होती है, जिसको कि हम आत्मा के नाम से जानते हैं। और इसको हम यदि कहें तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, मतलब जिला स्तर पर कृषि की जो हमारी तकनीकें हैं उसका प्रबंधन किस तरीके से हो, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी है, उन टेक्नोलॉजी को हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम एक किसान से दूसरे किसान तक पहुंचाएं, इसके लिए सभी जिलों में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कार्य कर रही है। और ये एजेंसी जिला स्तर पर पंजीबद्ध एक सोसाइटी है, जिसका जो क्रियान्वयन है वो मुख्य रूप से जो इसको चेयर करते हैं इस एजेंसी को, वो हमारे जिले के कलेक्टर महोदय होते हैं। मतलब कलेक्टर महोदय के चेयरमैनशिप में बनाई गई एक ऐसी एजेंसी जो हमारे जिला स्तर पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का काम देखती है, जिसको कि हम आत्मा के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से ये
एजेंसी का जो कार्य करने का तरीका है, अन्य विभागों से उलट अगर हम देखें तो इस एजेंसी का मुख्य रूप से कार्य यही है कि बॉटम अप अप्रोच है, कि नीचे से हम इसको चालू करते हैं। बॉटम में कौन है? आज हमारा किसान है। किसानों से हम समस्याओं को निकाल के लाते हैं, उन समस्याओं को विकास खंड स्तर पर गठित फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी एक होती है। फार्मर्स एडवाइजरी कमेटी में हम उस पर चर्चा करते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन हमारे किसान साथियों का होता है, ब्लॉक स्तर के कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी, और साथ में किसानों के पार्टिसिपेशन के साथ विकास खंड स्तर पर हम एक कार्य योजना एफएसी के रूप में एक जो कमेटी होती है वो निर्धारित करती है कि हमारे विकास खंड स्तर पर क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है। और ये ना केवल हमारे कृषि के क्षेत्र में, कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो पशुपालन है, उद्यानिकी है, फिशरीज है, सेरिकल्चर है, या अन्य जो हमारे नए नए एरियाज हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, इस तरीके के जितने भी कंपोनेंट है, चूंकि इसमें निर्णय लेने का अधिकार एफएसी में प्राथमिकता से हमारे किसान साथियों को है। तो विकास खंड स्तर पर आत्मा की जो फार्मर्स एडवाइजरी कमेटीज है, यहाँ पर संवाद की 100% गुंजाइश हमारे किसानों के पास में है, जहां अपने क्षेत्र विशेष की समस्या को चर्चा करके और एक अपने विकास खंड के लिए, अपने गांव के लिए या गांव के कुछ किसानों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। ये जो एफएसीज है, फार्मर्स एडवाइजरी कमेटीज, ये अपनी रिकमेंडेशन, ये अपनी अनुशंसा जिला स्तर पर गठित मैनेजमेंट कमेटी को भेजती है। जिला स्तर पर टेक्नोलॉजी या यूं कहें कि आत्मा मैनेजमेंट कमेटी का गठन किए जाने का प्रावधान है और सभी जिलों में आत्मा मैनेजमेंट कमेटी के गठन भी है, जिसको चेयर जो है जिला स्तर पे जो एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं आत्मा में, जिनको कि हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा बोलते हैं, पीडी आत्मा। पीडी आत्मा इस कमेटी को चेयर करते हैं। विभिन्न विकास खंडों से, गांवों से या किसानों की जो एडवाइजरीज आती हैं, उनको उस पर जो प्लान प्रोसेस है उसका निर्धारण करने के लिए फार्मर्स जो जिला स्तर की कमेटी है उसमें कार्य योजना बनाने का काम करती है। और उसके बाद जो जिला स्तर पर सबसे उच्च जो कमेटी होती है, जिसको कि हम गवर्निंग बोर्ड कहते हैं, ये गवर्निंग बोर्ड जो जिला स्तर पर है, इसको चेयर हमारे जिला के कलेक्टर करते हैं और जिले के कृषि एवं संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ किसानों का रिप्रेजेंटेशन भी इस कमेटी में होता है। अलग अलग विकास खंडों से जो समझदार किसान है, जो अपनी बात को या संवाद करने की जो जिनमें क्षमता होती है, ऐसे किसानों का रिप्रेजेंटेशन भी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्निंग बोर्ड में होता है। और प्लान प्रोसेस का जो अप्रूवल है, जो हमारा आत्मा में दो तरीके से प्लानिंग की जाती है। एक प्लानिंग होती है जिला स्तर की स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान, जो लंबे समय के लिए होता है, कम से कम 5 साल के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाती है और उसके बाद में वार्षिक कार्य योजना का निर्धारण किया जाता है और उसके उपरांत उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस तरीके से प्लानिंग किसानों के द्वारा जो विकास खंड स्तर से निकलकर जिला स्तर पर आती है और जिला स्तर से फिर ये राज्य स्तर पर पहुंचती है और राज्य स्तर से ये कार्यक्रम बनकर भारत सरकार को जाता है। और भारत सरकार चूंकि इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से वो फंडिंग एजेंसी है, उसका जो वित्त है वो लगभग 90% भारत सरकार देती है। इस प्रकार की ये जो अप्रोच हमारे पास हमारे जिला स्तर पर या विकास खंड स्तर पर जो उपलब्ध है, ये वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमारे किसान भाइयों के लिए है, जिसका उपयोग करके मैं तो कहता हूँ कि उसका उपयोग करके जो हमारी नई अप्रोचेस हैं, जिसमें हमें टेक्नोलॉजिकल गैप्स दिखते हैं जहां जहां पर कि
क्या कुछ किया जाना है, जो किसान अपने स्तर से ही अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास खंड स्तर पर एक बेहतर कार्य योजना बनवाकर और उसके क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये बात सही है कि कई बार देखने में ऐसा आता है कि किसानों को ये सब कब हो जाता है शायद पता नहीं होता। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, आज जिस अप्रोच को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम आज नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, जो कि वास्तव में हम सबका भविष्य भी वहीं पर निहित है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन समय समय पर होना बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया रही है। आधुनिक खेती को भी इन्हीं एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आज हम लेके पहुंचे हैं। हमें नहीं मालूम था हमारे किसान को खाद क्या होती है, उन्नत प्रजातियों के बीज क्या होते हैं, संकर बीज क्या होते हैं, बीटी कॉटन क्या होती है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से किसानों के बीच में पहुंची है। आज जबकि आवश्यकता ये इस बात की है कि किस प्रकार से हम वास्तविक खेती की तरफ वापस लौटे, प्राकृतिक खेती की तरफ वापस लौटे, और उसके लिए क्या कुछ उपयोगी तकनीकें हमें सपोर्ट कर सकती हैं, और इन तकनीकों में सहयोग और तकनीकी जो मार्गदर्शन है उसके लिए हमारे आसपास किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैं आपको बता दूं, दो बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशंस हमारे किसान भाइयों के पास में है, जो जिला स्तर पर और विकास खंड स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जिसमें प्रमुखता से अगर मैं बात करूं तो आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो जिला स्तर पर पंजीकृत एक संस्था है, जिसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर ही संबंधित विभागों, जिला अध्यक्ष महोदय के चेयरमैनशिप पे में आत्मा कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। बेशक आत्मा का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में चूंकि कृषि विभाग के अधीन है, नोडल कृषि विभाग है, इनके कार्यालय लगभग जो आत्मा के कार्यालय है वो हमारा जो कृषि विभाग का जिला स्तर का कार्यालय है वहीं से क्रियान्वित होता है। और विकास खंड स्तर पर जो कृषि विभाग का कार्यालय है वहां से आत्मा जो विकास खंड स्तर पर पदाधिकारी होते हैं इनके, जिसे हम ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की उपाधि देते हैं, और उसके सपोर्ट के लिए असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, एटीएम और बीटीएम, इस तरीके से पदों का सृजन भी किया जाकर लोगों को पदस्थ किया गया है। आवश्यकता अब इस बात की है इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम और समझने का प्रयास करें। इन संस्थाओं की क्या क्रियाविधि है, क्या गतिविधि है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से स्थानीय कृषि में उन्हें परिवर्तन लाने के उत्तरदायित्व है, उनको हम समझने का प्रयास करें। अपने संवाद को, अपनी समस्याओं को हम वहां हमें रखने का पूरा अवसर है। जरूरत इस बात की है इन संस्थाओं के साथ हम एक अच्छे गुड रिलेशनशिप हम मेंटेन करें, और जब ऐसा होगा तो हम गुड प्रैक्टिसेस जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको भी डॉक्यूमेंट करके और उनका जो क्रियान्वयन है हम हमारे क्षेत्र में अन्य किसानों के साथ में करने में सक्षम होंगे। यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र एक दूसरे के पूरक वर्तमान में दिखाई देते हैं, कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं। मुख्य रूप से मोटे तौर से अगर देखें दोनों का ही काम टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन का है, कि जो उपयोगी कृषि तकनीकें हैं उनका हस्तांतरण जो यूजर ग्रुप है हमारा, जिसको उसे उपयोग करना है, जो कि मुख्य रूप से किसान है, उस तक पहुंचाना है। लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचे इसका निर्णय लेने का पूरा अधिकार हमारे आत्मा हमारे किसान साथियों को है। तो यहाँ पर हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास में क्या कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स हैं, उन सपोर्ट्स के माध्यम से हम एक प्रयास ये करें कि जो हमारा कृषि का परिवर्तन, आज हम जो हमारी रासायनिक आधारित खेती है उससे हट के हम आज प्राकृतिक खेती की ओर जब जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता हमें होगी, और उस सपोर्ट के लिए हमारे बीच में इस प्रकार के संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में, आत्मा कार्यक्रम के रूप में, और सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करने के लिए जो कृषि एवं संबंधित विभाग है उन सबका सहयोग लेके हम अमूलचूल परिवर्तन इस दिशा में कर सकते हैं। दूसरा जो एक प्रश्न शरद वर्मा जी ने
कल उठाया था। हालांकि वो पॉलिसी से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एक कृषि विशेषज्ञ हूँ। पॉलिसी विषयों पर मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उतनी बात करूं। फिर भी जो उनका प्रश्न था वो ये था कि उनके अपने क्षेत्र में वीडीसाइड का अंधाधुंध उपयोग, अभी तक तो हम फसल में खरपतवारों के प्रबंधन या नियंत्रण के लिए वीडीसाइड का उपयोग करते थे, किंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि फसल को पकाने के लिए भी अब हम वीडीसाइड का उपयोग करने लगे हैं। और इनकी उपलब्धता उन्होंने कहा कहाँ से होती है और इसकी अनुमति कौन देता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जितने भी रसायन हैं, इनकी बनाने की प्रक्रिया से लेके इनके बिक्री की जो प्रक्रिया है, उसमें लाइसेंसिंग प्रणाली इन्वॉल्व है। सरकार के अपने कार्यक्रम के तहत ही इन सब की अनुशंसाएं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा स्पेसिफिक गतिविधि के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है। और यदि इन रसायनों का उपयोग किसी किसान के द्वारा अदरवाइज तरीके से किया जाता है, जो कि ना तो वैज्ञानिकों के नियंत्रण में होता है, ना सरकार के जो विभाग हैं, जो मैदानी अमला है, ना उनके नियंत्रण में होता है। और ऐसी स्थितियों में कई बार किसान के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि वो अनावश्यक रूप से वीडीसाइड्स का उपयोग खरपतवारों को मारने के बजाय अन्य प्रयोजनों में वो करते हैं। ऐसा किया जाना ये चूंकि किसानों के स्तर पर है, ये किसानों को अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है कि इस प्रकार से यदि हम रसायनों का उपयोग अपनी खेती में निरंतर करते रहेंगे तो उसके लंबे समय में किस प्रकार के कितने गंभीर दुष्परिणाम हमारे सबके सामने होंगे, जो मानव समाज के लिए भी पूरी तरीके से घातक है। इनकी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसका जो विपणन और विपणन तक इसका जो नियंत्रण है, वो चूंकि लाइसेंस के अधीन है और कृषि विभाग पूरी तरीके से इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी रहता है। यदि वास्तव में जिस तरीके का प्रश्न था शरद वर्मा जी का, उस प्रश्न को और भी हम गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो बात एक ही समझ में आती है कि यदि हम हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जो गलत तरीके से खरपतवारनाशी शाकनाशी दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है और उससे जल जंगल और जमीन और जन स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा है, तो बेशक हम हमारी बात को लेकर हम हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जा सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करा के अपने क्षेत्र में इस प्रकार से गलत विधि से शाकनाशियों का जो उपयोग है उसको हम प्रतिबंधित करा सकते हैं। और ये हमारे विभागों का कर्तव्य भी है कि जन सामान्य को क्षति पहुंचाने वाले जो कार्यक्रम है उन पर वो तत्काल रोक लगाएं। तो इस प्रकार के प्रयास करके बजाय इसके कि हम बहुत ऊपर तक कि ये सोचें कि इन दवाइयों की अनुमति, क्योंकि इन दवाइयों की कहीं ना कहीं अदरवाइज तरीके से भी उपयोगिता होती है। एकदम से हम इन सब चीजों को रोक कर शायद अपनी कृषि को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। जब तक कोई किसी चीज का नकारात्मक परिणाम हमें ठीक से दिखाई नहीं देता, तब तक हम उसको बहुत अनुचित नहीं कहते। और इन सब चीजों के दुष्परिणाम आज जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, खरपतवार नाशक दवाइयां हैं, इनके जो दुष्परिणाम अभी आना चालू हुए हैं कुछ और समय। उसके उपरांत एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारी चीजें, इनके दूसरे विकल्प हम सबके बीच में होंगे। कृषि वैज्ञानिक भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम इस दिशा में वापस लौटे कि हमारा जो खाद्यान्न है वो जहर मुक्त हो, स्वस्थ हो, हम स्वस्थ रख सक हो और हमारा ऐसा शोध कार्य हो तो जो जन सामान्य को क्षति न पहुंचाता हो, बल्कि उसको एक बेहतर और स्वस्थ तन मन उपलब्ध कराता हो, समाज में खुशहाली हो। इस प्रकार की अवधारणा के साथ काम जो करने की अभी थोड़ी सी आवश्यकता है, उस दिशा में भी काम हो रहे हैं। वैज्ञानिक अपने स्तर से प्रयास कर भी रहे हैं कि किस प्रकार प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग पे और ज्यादा बेहतर शोध कार्य करके हम किसानों को सही दिशा दे पाए। तो राजेश जी, ये दो प्रश्न थे। जितना मेरा ज्ञान और अनुभव इन दोनों ही प्रश्न लेके, हाँ, आगे अब अगर किसी साथी का कोई अन्य प्रश्न है तो बेशक हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं आदरणीय
मैं पवन कुमार सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपने सरलता के साथ आदरणीय पवन कुमार जी और आदरणीय शरद वर्मा जी के सवालों का जवाब दिया। मैं पवन कुमार जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे जेके कनौजिया जी साहब से संवाद करने का कष्ट करें। जी, ओम नमस्ते, प्रणाम। बहुत सुंदर आज की हमारी कक्षा भी रही, योग कक्षा भी रही, और साथ ही आज के मुख्य अतिथि का जो प्रश्न हमने किए थे उसके बारे में जो जानकारी दी गई है, उसके बारे में मेरी टिप्पणी यह है कि हमारे जो ढांचा है वो तो बहुत अच्छा बना हुआ है सरकार के स्तर पर, जिले स्तर पर। उसमें उसके उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं। मेरा प्रश्न केवल यह था, और मेरे अनुभव के आधार पर भी, कि उसमें जो किसानों से संवाद करने की जो कार्य है उसकी गुणवत्ता में और सुधार किया जा सकता है। ये मेरा मेरा मतलब अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एसआरईपी भी हमने बनाए, बहुत सारे एसआरईपी बने, लेकिन वो डॉक्यूमेंट इतना बड़ा हो गया और या उतना डिटेल्ड हो गया, उसको नीचे जो कार्यकर्ता है वहां तक के हो सकता है कि एक आध गोष्ठी में उसके बारे में चर्चा हो गई, लेकिन गहनता से उसके ऊपर कभी भी समझ विकसित नहीं हुई। और फिर कई बार विभाग अपने स्तर से जब कार्य करते हैं तो फिर वो अपनी डिपार्टमेंटल स्कीम तक ही सीमित रहते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये था कि हम अपनी गुणवत्ता में किस प्रकार से इस ढांचे में ही रहते हुए कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, विशेषकर फील्ड लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके उत्साह में वृद्धि हो सके। वह उसी उत्साह के साथ किसान के साथ चर्चा करें, बहुत सारे किसानों को साथ लेते हुए जो भी संभावनाएं होती हैं उसमें बेहतर रूप से काम करते हुए अच्छी एसआरईपी बनाए, वह बनाए जो कि क्रियान्वित हो सके, और जिसका क्रियान्वयन का फिर मूल्यांकन भी यदि ग्रामीण समुदाय के माध्यम से ही होता है, तब हमें पता लगता है कि उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से। तो इस प्रकार से यह जो एक माहौल बनाने की बात है जिले स्तर पर सबको साथ लेते हुए, उस व्यवस्था के ऊपर हमारे कई बार जिला कलेक्टर भी अपने हिसाब से ही और सीडीओ भी अपने हिसाब से ही मीटिंग वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन उसमें इसको एक मिशन मोड में ले जाने की बात कुछ ही कलेक्टर आगे ले जा पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। बहुत सारे अपने बाकी व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनका जो इसमें जितना ध्यान हो सकता था या होना चाहिए था, ऐसा हमें आभास होता है कि उतना नहीं हो पाता है। ज़्यादातर उनका कार्य फायर फाइटिंग का या बाकी और वीआईपी मूवमेंट का, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा व्यवस्था रहती है कई जगह पर जो हमारे यहाँ। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे अपने जो जिला स्तर की जो इकाई है वो कैसे किसानों के साथ और गहनता के साथ संवाद करे और उसमें गुणवत्ता लाने का प्रयास करे, जिससे कि जो एसआरईपी जो कि दूरगामी योजनाएं हैं और चाहे एनुअल एक्शन प्लान है, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, क्रियान्वयन में सुधार हो सके, और इसका मूल्यांकन स्वयं ग्रामीण समुदाय द्वारा अगर कह के किया जाए तो उसमें उनकी तरफ से जो भी टिप्पणी आती है या जो भी उनको अच्छी चीजें लगती हैं उसका भी समावेश अगर करते हैं, तब मुझे लगता है कि ये सारी साइकिल कंप्लीट हो पाती है। नहीं तो फिर हम उसको एक स्टीरियोटाइप तरीके से एनुअल एक्शन प्लान बनाते हैं। नाबार्ड भी अपना एनुअल एक्शन प्लान बनाता है, उसका पीएलपी बनता है, पोटेंशियल लिंक्ड प्लान बनता है, उसमें भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनता है। इस बारे में कोई शक नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको ग्रामीण स्तर पर और गहनता से गुणवत्ता के साथ ले जाने की जो आवश्यकता है, इस विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, सुझाव देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मेरा यही सुझाव था इसमें मुख्य अतिथि महोदय। जी, मेरी बात पूरी हो गई है, इसको फिर आगे चर्चा को जारी। सर मैं इसमें आदरणीय डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके उस पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे कार्यक्रमों में जो केंद्र में जो व्यक्ति है वो हमारा किसान ही है। और कई बार किसान शायद, मुझे ऐसा जो लगा अभी हमें कृषि विज्ञान केंद्र में 20 वर्षों से कार्य करते हुए, कि हमारे किसान साथी कई बार इन चीजों को, इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से इन संस्थाओं का उपयोग करना है। जब तक
ये बात हमारे किसान साथियों को समझ में नहीं आएगी कि हमें हमारे लिए जो खुले हुए संस्थान हैं, चाहे ये आत्मा कार्यक्रम है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि या जो संबंधित विभाग है, इनका उपयोग उन्हें कैसे उसमें हस्तक्षेप करना है, उसकी व्यवस्थाएं सारी आपने उसका उल्लेख पूरा कर दिया है कि ये जो ढांचा है ये बहुत अच्छा लगता है, कार्यक्रम जो बनाए जाते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां होती हैं, और गड़बड़ियां ऐसे नहीं होती कि वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई गैप जो मैं अभी तक देख पाया हूं कि पार्टिसिपेशन जो हमारे फार्मर्स की है बॉटम से, वो उतनी एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि हम हमारे इस एंड से हम एक्टिव ना करना चाहते हो। दूसरी बात यह हो सकती है कि किसानों में शायद उतनी समझ अभी विकसित नहीं हो पाई है। यहाँ यदि जिस दिन किसानों में ये समझ विकसित हो गई कि ये संस्थान उनके लिए है, ये संस्थान उनके हैं, और नीतिगत जो संरचना बनाई गई है, जो नियम बनाए गए उसके तहत उसमें हस्तक्षेप करके इन संस्थाओं का उपयोग किसानों को अपने हित में, अपनी कृषि के हित में किस प्रकार से करना है, ये बात शायद मुझे अभी किसानों को समझाने की जरूरत है। आत्मा कार्यक्रम तो पूरी तरीके से ही एसआरईपी का भी सर निर्धारण में जो प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटाइजेशन, देन उनके एग्जीक्यूशन का प्लान, एनुअल एक्शन प्लान, ये सब उसी से निकल के आता है। बेशक हम बैठ के कमरे में बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये किसानों से स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वहां से निकल के समस्याएं आनी चाहिए। देन फिर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन क्या है वो वहां पर एक्सटेंशन करने के हिसाब से प्रदर्शन, प्रशिक्षण, संगोष्ठी आदि के उसमें ले जाने की जरूरत है। यहाँ कृषक संवाद किसानों के स्तर से और भी अधिक बढ़ाने की जरूरत है। स्वाभाविक है, जब हम अच्छा कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी जटिलताएं, कठिनाइयां आती हैं। प्रारंभिक चरण में ये ज्यादा होता है, कालांतर में धीरे 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 जो जटिलता होती है वो एक सामान्य रूप लेती हुई आगे बढ़ती है। राजेश जी, इसमें थोड़ा सा आप प्रयास करें अपने, और भी अगर कुछ अच्छे जो कार्यकर्ता, मैं बहुत ज्यादा लोगों से पूछती हूँ कि अपने जिला स्तर पर एक प्रयास हो कि आप कृषि वैज्ञानिकों के साथ, आत्मा के लोगों के साथ में एक बार बैठकर इस पर संवाद करें, और अगली जो कार्य योजना है, आपके विकास खंड स्तर की जो कार्य योजना है आत्मा की, और जिला स्तर की जो कार्य योजना है, उसमें किसानों का हस्तक्षेप प्रभावी तरीके से रखें, उसके एग्जीक्यूशन में आप प्रयास करें। आने वाले 1-2 वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि समय थोड़ा लगेगा, लेकिन 2-3 वर्षों में आपके हस्तक्षेप से आत्मा के कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र के जो कार्यक्रम है, जो डिसिमिनेशन के मुख्य रूप से काम है, और उसमें जो आईटीके का बहुत बड़ा रोल है। मैं पवन जी की एक बात और कर दूं कि इसमें एक अरेंजमेंट्स है एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, प्लानिंग प्रोसेस में, कि जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज है, जो हमारे स्थानीय स्तर पर भी जो ज्ञान का भंडार हमारे किसानों के पास में है, जो दूसरे किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है, उन पर भी उनका भी कंसिडरेशन है, उनका भी समावेश किए जाने की बात है, और उसको रिप्लिकेट करने की बात है। तो इस पर एक कार्यक्रम बनाकर चर्चा करके और प्लानिंग प्रोसेस से ही हस्तक्षेप करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम फिर अपने प्रशिक्षणों के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से उन्हीं बिंदुओं पर बात हम करेंगे जिन बिंदुओं की चर्चा इन सारे कार्यक्रमों में होना जरूरी है। जी सर, आपका आपने जो संवाद किया है आदरणीय पवन कुमार जी ने, जो किसानों से संवाद करने की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो सकता है। भारत सरकार ने अभी किसानों को बुलाया, वैज्ञानिकों को बुलाया, किसान जो कृषि विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हों या डायरेक्टर हों या जो भी संचालक, उन सबको और किसानों के साथ बैठाया।
कैसा क्या कर सकते हैं, किसानों के हित में कौन सी योजना, कौन सी नीति बना सकते हैं, ऐसा हमारा निवेदन है कि केवीके में जो आदरणीय पवन जी का जो उद्देश्य था कि केवीके में क्या हम किसानों को बुला करके, जो यथार्थ किसान है, जमीन स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उन किसानों को बुला करके क्या योजना बनाई जा सकती है। अधिकार के साथ, मैं मुन्नीलाल यादव देश के टीकमगढ़ से अधिकार हूँ, के साथ, पतंजलि अधिकार किसान के सेवा साथ। समिति का राज्य प्रभारी हूँ। और अभी टीकमगढ़ में, जी बोलिए सर, चलिए। अभी टीकमगढ़ में जब अगर केवीके में वैज्ञानिकों का संवाद, किसानों से संवाद होता है, सलाहकार समिति का एक कार्यक्रम हुआ था, मैं उसमें गया था कि वैज्ञानिक किसानों से सलाह लें, वैज्ञानिक और किसान दोनों बैठ करके सलाह कर करके और फिर नीति बनाएं। तो ये ऊपर से ऐसे नियम है, निर्देश है, परंतु धरातल पर उसका पालन नहीं होता है। हमारा पीड़ा है किसान भाइयों की कि अगर हम कोई ना कोई चिन्हित किसानों को बुला करके अपने और उनको बैठा लेते हैं और उस कार्यक्रम का फोटोग्राफ और वीडियो करके या संवाद करके उस कार्यक्रम का समापन कर देते हैं, लेकिन अगर हमारी किसान खेत के किसान की नीति, अगर उसके विचार अगर ऊपर तक पहुंचे आप सबके माध्यम से, तो निश्चित है कि हमें लगता है कि किसानों का जो समृद्ध किसान बनाने का जो सपना भारतीय सरकार का है, विभिन्न राज्यों की सरकारों का है, वो पूरा हो सकता है। इस पर आपका क्या जवाब है सर? राजेश जी, ये क्लेम और ब्लेम की चर्चा थोड़ी सी हो गई। मैं जी आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सारे जो कार्यक्रम है, सबसे पहले ये हमारे कुछ किसान, जो युवा किसान, जागरूक किसान है जिला स्तर पर या विकास खंड स्तर पर, उनको तो पहले यही समझना होगा ये कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, आत्मा कार्यक्रम क्या है, विभाग क्या है, इनका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है। पहले चरण में हमें ये समझने की जरूरत है। दूसरा चरण हमारा ये है, क्या हम इनके साथ में बैठ के कोई कार्य योजना, कृषि विज्ञान केंद्र की जो आपने कमेटी या बैठक की बात कही, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें लाइन डिपार्टमेंट, किसानों के रिप्रेजेंटेशंस के साथ आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, और जिस पर किसानों की संबंधित विभागों की जो समस्याएं हैं उनका कंसिडरेशन करके अगले कार्यक्रम को बनाए जाने की बात होती है। इससे परे हटके ये एक बहुत घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम होता है और किसानों की इतनी सारी समस्याएं होती हैं, उस समय क्या किसान उसमें अपनी एडवाइसेस पर बात करेगा, क्या चर्चा करेगा, शायद ये बहुत, हम ये कहें कि एक मैंडेटरी कार्यक्रम है सिर्फ। इसके से परे अगर हम देखें, कृषि विज्ञान केंद्र सदैव आपके पास है, आपके जिला स्तर पर स्थापित है। हम उनके साथ समय लेके, कुछ अच्छे किसानों का दल एक लेके, एक अच्छी सोच के साथ हम सबसे पहले तो कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण करें और कृषि विज्ञान केंद्र की कार्य पद्धति को सबसे पहले समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी विभाग के या केंद्र की कार्य पद्धति क्या है, क्योंकि सीमाएं कृषि विज्ञान केंद्रों की ये है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को अपनी सीमाओं में ही रह के कार्य करना होता है। आत्मा क्या है, आत्मा को अपनी सीमाओं में रह के काम करना। तो सबसे पहली बात है, हमें इन संस्थाओं को समझना होगा कि हम और हमारे किसान साथियों के लिए ये संस्थान किस प्रकार से काम करते हैं, क्या क्या इनके मैंडेट्स हैं, क्या क्या इनकी गतिविधियां हैं। अगर हमने इतना पता कर लिया तो फिर हमारा ये पूछने का भी अधिकार बन जाता है कि कार्य योजना को, आगामी कार्य योजना को बनाने के लिए आत्मा की इंटरफेस होती कब है, जो विकास खंड स्तर पर और स्तर पर क्रियान्वित होती है, जिसमें मुख्य रूप से किसानों की ही सहभागिता होती है और किसान अपनी बातों को वहां पर रखते हैं। उसका बाकायदा सूचीबद्ध उनको किया जाता है और उसको प्लान प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाना है, ऐसी अवधारणा भी है। तो यहाँ जब हम इन संस्थाओं की गतिविधियों को समझेंगे, गतिविधियों के बाद जब ये कार्य योजना बनती है तो उस कार्य योजना में भी हम एक्टिव रोल में होंगे, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसमें ये
कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, और आत्मा में गवर्निंग बोर्ड की जो बैठक होती है जिसमें किसानों का भी रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर भी अपना रिप्रेजेंटेशन रख के जो हमारा एनुअल एक्शन प्लान है आत्मा का, खास तौर से क्योंकि ये बहुत बृहद कार्यक्रम है, वित्तीय प्रावधान काफी बेहतर है आत्मा कार्यक्रम में, हम वहां पर अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए विकास खंड स्तर की जो हमारी कार्य योजना है उसमें हम हस्तक्षेप करके पूरी तरीके से दखल देके और उसके जो क्रियान्वयन है उसमें भी हम हमारी पूरी भूमिका निभा सकते हैं। प्रयास अपने को अब करने की आवश्यकता है। ये बेशक न कृषि विज्ञान केंद्र आज के हैं, न आत्मा कार्यक्रम भी 2005 से लगातार हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है, लगभग 18 साल हो चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर अलग अलग जिलों में अलग अलग समयावधि में जरूर खोले गए हैं, लेकिन उनसे भी हम अब अपरिचित नहीं है। अभी यहाँ पर इनको और गंभीरता से समझने की और उनके करीब में जाने की आवश्यकता है, और हमारा जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम इन संस्थाओं में किस प्रकार से अपना संवाद करके, हस्तक्षेप करके एक बेहतर कृषि की परिकल्पना जो हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में इनका सहयोग कैसे ले सकते हैं, ये काफी कुछ हम लोगों पर निर्भर है। जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी अपना संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन। मैं रमेश मेहरा, नर्मदापुरम से। सर, आपने जो अभी जानकारी दी, मेरा प्रश्न यह है सर कि हम योगाहार के माध्यम से बहुत सारी टेक्नोलॉजी के संपर्क में आए हैं और ये पूरे देश में चल भी रही है, परंतु इनका क्या स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र में इनका प्रशिक्षण मतलब परीक्षण नहीं हो सकता क्या सर? और परीक्षण नहीं होता, देखिए जैसे किसान तब आपकी बातों पे या मेरी बातों पे या किसी की बातों पे भरोसा करेगा जो उसके पास विकल्प है, जो आज की परिस्थिति उसके विकल्प में उसे ज्यादा मिले, उसे ज्यादा फायदा हो, तब वो आएगा। रसायन इसलिए हो रहा है कि उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वो सोचता है कि मुझे इससे ज्यादा आय हो रही है तो वो उसको अपना लेता है। सफाया की जहां बात है कि जहां बीटीसाइड जो है वो केवल फसल को ले, आप फसल सुखाने के लिए, नर्मदापुरम, हरदा, इनमें मूंग को सुखाने के लिए इतनी अधिक मात्रा में सफाया डाला जा रहा है कि वो एक साथ ही 3 दिन में जो है पूरी फसल को पका देता है और काट लेते हैं। ये परिस्थितियां इसलिए अपनाई किसान ने कि उसको उसका लाभ तत्काल मिल गया है। हमने देखा हमारे योगाहार के माध्यम से सुभाष पालेकर जी की पद्धति है, सीटीबीटी ताराचंद बेल जी की पद्धति है, सीबीआर पद्धति है, हाईटेक कृषि है, नक्षत्र आधारित वैदिक खेती है, जैविक खेती है, और भी बहुत सारे किसान जो है अपने अपने कर रहे हैं। पर इन पद्धतियों का क्या कृषि विज्ञान केंद्र में परीक्षण हुआ है? क्या उन्होंने हम इसका परीक्षण करके क्या सही जानकारी दी है? किसान को जो है व्यक्ति तो दे रहे हैं, जो पद्धति चला रहे हैं वो तो दे रहे हैं, परंतु क्या इस पर कृषि विज्ञान केंद्र ने, कृषि महाविद्यालय ने कहीं पर इनका परीक्षण किया है और किसानों को प्रचारित किया है? इस पर थोड़ा सा जी ओम जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है रमेश चंद्र जी आपका। ये इसी बात को शायद मैं अभी समझाने और बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो हमारे आसपास सरकार के जो संस्थान हैं, इनकी कार्य पद्धति क्या है, ये काम करते क्या क्या है, इसमें हम अपनी किन गतिविधियों का समावेश करा के हम अपनी समस्या का समाधान कैसे पा सकते हैं। आपने ये जो प्रश्न किया कि कई एक ऐसे योगाहार के ऐसे उपाय हैं जिस पर स्थानीय स्तर पर कई काम हुए और उनके बहुत ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने हैं, किंतु क्योंकि इनको अभी तक संस्थागत सपोर्ट नहीं मिल पाया या स्थानीय स्तर पर
इन पद्धतियों का जो टेस्टिंग आप बात कह रहे हैं, ये टेस्टिंग नहीं हो पाई। यहाँ पर टेस्टिंग शब्द का जो उपयोग है हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में असेसमेंट के रूप में करते हैं। हम उसको कहते हैं कि किसी नए टेक्नोलॉजी का, अब वो टेक्नोलॉजी अगर किसान ओरिएंटेड भी है, किसी हमारे जागरूक किसान ने कोई एक विशेष गतिविधि को इजाद किया, जिसको हम हमारे मैंडेट में भी है ITK, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज। ITK के अधीन स्थानीय स्तर का जो ज्ञान है, समीपस्थ जिलों का जो ज्ञान है, या हमारे प्रदेश में किसी क्षेत्र विशेष में किसी किसान का जो अनुभव है, उस का असेसमेंट कृषि विज्ञान केंद्रों में किया जाना, ये उनकी गतिविधियों में सम्मिलित है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे जिले में कौन से टेक्नोलॉजी के असेसमेंट के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों से चर्चा करके और उनकी कार्य योजना में उस टेक्नोलॉजी का समाधान, उस टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन करके, मतलब उसको सम्मिलित कराकर इनका हम असेसमेंट करा सकते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बाध्य भी हैं और इस पर कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र भी है। अगर उनको कोई वित्तीय उसकी आवश्यकता है तो इसका एक कन्वर्जेंस भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कर सकते हैं। आत्मा कार्यक्रम में हर जिले में इस तरीके के जो इनोवेटिव कार्यक्रम है, इनको इनोवेटिव श्रेणी में आत्मा में ले लिया जाता है और इसके लिए काफी अच्छा बजटरी प्रावधान भी आत्मा में हर वर्ष के लिए बजट में किया जाता है और अधिकांश जिलों में इस पैसे का उपयोग ही नहीं हो पाता, वो पैसा वापस सरकार को चला जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी है इस तरीके की, जो आपने जितनी योगाहार के जो अप्रोचेस की बात कही, या हमारे जो कृषि की जो अलग अलग तरीके हैं, उनके जो असेसमेंट की आपने बात कही, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में बैठकर उस पर चर्चा करके और उनके कार्य योजना में इसको इन्वॉल्व करके हम इसकी स्थानीय स्तर पर टेस्टिंग करके उनके परिणामों से स्थानीय स्तर के किसानों को वो एक शिक्षा और ज्ञान और प्रदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ाने की बात हम कर सकते हैं। जी ओम सर, बहुत बहुत। तो पर सर ऐसा अभी हुआ नहीं है, तो ये बात आवश्यकता आविष्कार की जननी है रमेश चंद जी, जरूरत जब महसूस हो रही है सब चीजें आती हैं। आज कनौजिया जी आपके बीच में शायद इसीलिए है। जी सर, जी सर। हाँ तुम सर। चलिए, बहुत सुंदर संवाद। और अगर किसी हमारे सदन में उपस्थित, अगर किसी भाई राजेश सिंह ठाकुर जी उपस्थित है सदन में, मैं चाहूंगा अगर राजेश जी अगर नेटवर्क में हो तो सादर आमंत्रित हैं, आप आएं और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से संवाद करके सबका आभार ज्ञापित कर सकते हैं। आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर साहब, अनम्यूट कर लें अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो आप तक। चलिए, अब मैं और किसी भाई का, हमारे वैज्ञानिक सम्मानित जन जुड़े हुए हैं, कोई हमारे किसान भाई, कोई किसी का कोई सवाल हो, कोई संवाद हो तो आप कर सकते हैं। जी प्रणाली मराठी जी, बहन जी। हाँ तो नीचे की में लगा दे। बोलो। ओम ओम। किसी भी मेरा एक प्रश्न ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कि शासन स्तर पर या सरकार से किसी भी योजना के लिए पैसा जो आता है उस क्षेत्र के लिए, तो वो पीछे जो जाता है, इसका कारण क्या है? और मुझे ऐसा कहना है कि मैं एक स्कूल के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हूँ, तो मेरा काम है कि हर बच्चे के लिए अच्छा शिक्षण मिले, उसका विकास हो, ये देश हित के लिए है। हर बच्चे के पास जाना। उसी प्रकार ये जो शासन ने विविध ऑफिस खुलवाए हैं या योजनाएं आती है ऊपर से, और जो पैसा आता है वो जब पीछे जाता है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए वो
यंत्रणा का कारणीभूत होती है, ऐसा मुझे लगता है। ओम। जी बहन जी, आपका सवाल उचित है और आपने अपनी बात रखी सही, इसका सदुपयोग हो। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित है, आप आए जी और जी आदरणीय, कृष्ण धन्यवाद। मंडल संवाद करें। बड़ा अच्छा संवाद आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से आज डॉक्टर कनौजिया सर ने दूसरे दिन बात रखी कि कृषि संस्थानों और किसानों के बीच जो संवाद की जो द्विस्तरीय संवाद है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में भी बात होगी तो और अच्छा रहेगा आदरणीय कनौजिया जी के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे किसानों के प्रश्न होंगे कि किस तरह से किसान हमारी जो सरकारी संस्थाएं हमारी संस्थाएं हैं, उनकी क्रियाविधि को, उनके मैकेनिज्म को समझें। किसानों को अपने खेत के बारे में, अपने प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में के साथ साथ ही सरकारी व्यवस्थाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, यही जागरूकता। लेकिन ये जागरूकता किसानों के मध्य कैसे पहुँचे, ये भी अभी एक बड़ा प्रश्न आज की वार्ता से उभरता है। मैंने देखा है बहुत सारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छा कार्य किसानों के मध्य कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ के किसान जागरूक भी हैं और इतने जागरूक हैं कि वो जागरूकता के परचम को अलग-अलग क्षेत्रों में लहरा रहे हैं। इसी का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश में शरद वर्मा जी जैसे और आंध्र प्रदेश में वेंकट रेड्डी जैसे किसान और यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में ठाकुर दास जी जैसे किसान और साथ साथ में ही हरमन शर्मा जी जैसे किसान उभरते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्रों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों का रोल है, हर देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनकी प्रासंगिकता आगे और बड़ी होने वाली है और होनी चाहिए, ऐसे ही इस वार्ता से समझ में आया है। और जब हम किसानों की बात करें और कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें, तो ये योगाहार में जो सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो स्वैच्छिक रूप से इन कार्यों को आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आदरणीय सर ने बजट जैसी व्यवस्था को रखा, ये हमारे मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक पैसा नहीं होगा, तब तक इस मशीनरी में हलचल होना कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना जो दायित्व तो निभाया, लेकिन अपने दायित्व से एक कदम आगे बढ़ कर के उसका उदाहरण हमारी मेरे ख्याल से आज डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी नहीं हैं उपस्थित, लेकिन उन्होंने उनके दायित्व को निभाते हुए 4 कदम आगे बढ़ते। अच्छा, हैं जी, 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 हैं वो उनका हैं उपस्थित हैं उपस्थित जी, उनका कुमार धन्यवाद। वर्मा जी उपस्थित है और है अच्छा, जी, 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 जी। उनका हैंड रेस है सर, विनय अच्छा, कुमार जी का। उनका स्वागत है और मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले आदरणीय ठाकुर दास जी काफी दिन से के बाद उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर डी शर्मा जी को धन्यवाद, उन्होंने आदरणीय ठाकुर दास जी से वार्तालाप की। मैं भी बीच में उनसे संपर्क कर रहा था, लेकिन उनके क्षेत्र में बहुत बारिश हो रही थी, वहाँ लाइट भी नहीं थी और आज हमारे ठाकुर दास जी भी उपस्थित हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय वर्मा जी के पास हम पहुंचते हैं। जी, स्वागत है सर। जी, हेलो, जी, नमस्कार। मैं सुन रहा था, ये डॉक्टर साहब जो अभी कह रहे थे, समस्याएं आती हैं, सबको पता है। मुन्नीलाल जी 10 बार कह चुके हैं, यहाँ पे सारे किसान कह रहे हैं कि नर्मदापुरम जिले में बड़ी समस्या है पेस्टिसाइड की। अभी भी बात हो रही थी, ये लोग क्यों नहीं हल कर रहे, केवी वाले क्यों नहीं बता पा रहे हैं, या और लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। उनकी समस्या, किसानों की समस्या है खाली उनकी कीड़ा बीमारी और खरपतवार नाशी, और उनकी कोई समस्या नहीं है। बीज है, बीज के बारे में भी वो बता सकते हैं। अपने यहाँ डिमांस्ट्रेशन करावें, किसानों के यहाँ तक जाएं, वहीं आसपास अपने मॉडल का डिमांस्ट्रेशन करें। वहां तक पहुंच नहीं रहा। किसान की समस्या अगर वहां है, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र, उनका काम ही यही है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दें, उनके तक जा रही है।
और जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उस पर कहीं बात नहीं है, कोई केमिकल वाला नहीं बात करता, सब वही केमिकल की बात करते हैं। जब किसान पूछता है तो उसको केमिकल कैसे होगा, जो है जो ऑर्गेनिक की बात हो रही, खेती की बात हो रही, वो सब जब तक वो अपने यहाँ प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, कुछ किसानों के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे और पूरी तरीके से शुरुआत से आखिर तक के, तब तक की समस्या का हल नहीं होगा। किसान परेशान, वो इतनी चीजें इन्वॉल्व करने, यहाँ जाए वहां जाए, वो नहीं, उसकी समस्या है खाली उस समस्या का सोल्यूशन, कि कैसे समस्या का हल हो। जैसे कह रहे नर्मदापुरम में कीटनाशी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बीडीसाइड बहुत पड़ रहा है, उसका क्या हल है, उसके विकल्प क्या है। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय विनय कुमार जी, और हमें जाना होगा किसानों से संवाद करना। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू विनय कुमार जी, बहुत गंभीर मतलब प्रश्न है आपका ये, और हमारी व्यवस्थाओं से खास तौर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि मेरे अधिकार कुछ सीमाओं में है, हमारे अपने कृषि विज्ञान केंद्र तक है, लेकिन ये बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र के किसी भी वैज्ञानिक ने मूंग में ग्लाइफोसेट दवा के उपयोग की भी अनुशंसा नहीं की होगी। ये गलत पद्धतियां भी हम लोगों में से ही निकल के आगे आ जाती हैं कई बार, और उस पर प्रतिबंध लगे। इसमें जहां तक मैं अभी तक कृषि विज्ञान केंद्रों को, खासकर तो उनके अधिकार क्षेत्र को जहां तक मैंने समझा है, इन पर प्रतिबंध लगाना या ऐसी टेक्नोलॉजी का डिसिमिनेशन को रोकना, क्योंकि इससे किसान का त्वरित समाधान होता है जैसा कि आपने भी कहा, और उसको रोकने के, उसके दुष्परिणामों को दिखाने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होगी। मोटे तौर पर खरपतवारनाशी दवाइयों का कम से कम उपयोग हो, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की बात तो पहले से ही कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा की जा रही है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि आपने जो सबसे गंभीर प्रश्न है वो ये है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों तक जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ कैसे पहुंचे, एक प्रश्न उठता है कि वो कैसे पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि सारे कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे कि अभी इससे पहले पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें समझना होगा संस्थाओं को कि हमारी कार्य विधि क्या है, कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्य विधि क्या है। कई बार हम ये जब नहीं समझ पाते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों की अपनी जिले के अंदर किस प्रकार की भूमिका है, हमने वहां उनके पूरे कार्यक्रम को समझने का प्रयास नहीं किया है कि वो कैसे अपने टेक्नोलॉजी का डिसिमिनेशन करते हैं और उसमें हमारी अपनी भूमिका और बेहतर क्या हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र अगर आईटीपी पे काम नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनके मैंडेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, देन ये तो हमारा अधिकार है कि फिर कृषि विज्ञान केंद्रों की आवश्यकता क्या है। कृषि विज्ञान केंद्रों की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहकर वो कार्य करते हैं। उनकी अपनी सीमा में आईटी के, हमने पहले ही बताया था कि इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है उसका समावेश करना उनका कर्तव्य है, उनके अपने एक्शन प्लान का हिस्सा है। स्थानीय स्तर पर जो उपयोगी तकनीकें हैं उनकी कार्य योजना में सम्मिलित कराने का अधिकार हमारा है। समस्याएं क्या है? मोटे तौर से विनय कुमार वर्मा जी, आपको वास्तव में, क्योंकि आप बहुत जागरूक किसान हैं, आपको अपने किसान परिवार की सारी समस्याएं मालूम है, उनका संकलन आपके पास में है। एक बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए एक बड़े ढांचागत संरचना की आवश्यकता है।
कृषि विज्ञान केंद्रों की जो भूमिका है उसको पहले हम समझने का प्रयास जरूर कर ले। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृषि विज्ञान केंद्रों की जो कार्य पद्धति है वो कृषि विभाग संबंधित जो विभाग है और हमारे जो किसान है, जिला स्तर की क्या समस्याएं हैं, विकासखंड स्तर की क्या समस्याएं हैं और ग्राम स्तर की क्या समस्याएं हैं, इसको सूचीबद्ध करके ग्राम स्तर पर छोटा छोटा टेक्नोलॉजी का डिमोन्स्ट्रेशन, पहले टेक्नोलॉजी का असेसमेंट, जो आपने बात कही कि टेक्नोलॉजी का जो असेसमेंट है क्या वो होता है कहीं, इससे पहले शरद वर्मा जी का शायद ये प्रश्न था, तो एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दी मैंने कि कृषि विज्ञान केंद्रों में स्थानीय ज्ञान की तकनीकियों का आकलन करके फिर उसके प्रदर्शन को भी करने का कार्यक्रम है और उसको बृहद रूप देने के लिए हमारे पास आत्मा कार्यक्रम है, वहां पर फंड के प्रावधान भी हैं। ये सारी जो प्रोविजंस हैं इनमें हमको जरूर हमारी भूमिका निभानी होगी, यदि और इसको उचित प्लेटफॉर्म पर जब हमारे पास अवसर हो तो हम इसको उचित प्लेटफॉर्म पर जरूर रखें कि हमारे सर एक मिनट डॉक्टर साहब मैं रोकूंगा। देखिए केवीके का काम है, चाहे जिले के जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, किसानों को भी प्रशिक्षण देते हैं। अगर और मैं बताऊं जो प्रूवन टेक्नोलॉजी उसकी भी बात नहीं करते हैं कहीं केवीके में तो नहीं देखा हूं। जो कीट नियंत्रण की बात होती है, मैकेनिकल कंट्रोल की बात होती है, चाहे फेरोमोन ट्रैप हो, लाइट ट्रैप हो, स्टिकी स्ट्रिप है, तमाम चीजें जो होती हैं, चाहे बायोपेस्टिसाइड हो, उनका अपने यहाँ कम से कम डिमॉन्स्ट्रेट कर वो किसान वो जो ट्रेनिंग देते हैं विभाग के कर्मचारियों को देते हैं किसानों से उनको दिखावे ना वहाँ पे, तभी होगा। बिल्कुल, मैं वर्मा जी ये बड़ा अच्छा वो किया। अब इसके लिए मैं आपको एक उचित जो प्लेटफॉर्म है आपकी इस समस्या को लेके, मैं शिकायत की बात नहीं करता, आपको अपनी बात रखनी है वहां पर। दो चीजें होती हैं, हम हमारी बात कहें कहीं पर और एक होती है वो शिकायत के रूप में कहें, दोनों में बड़ा फर्क होता है। हम हमारी बात रखें, ये हमारी जुनून समस्या है। इसके लिए अगर आपके जिले का अपना कृषि विज्ञान केंद्र आपके अवधारणा में फिट नहीं है या उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से यदि कार्य पद्धति नहीं है तो हमारा जो क्षेत्रीय जो जोनल कार्यालय है, आप एक पत्र उनको जरूर प्रेषित कर सकते हैं और साथ साथ आप अपना जो कोऑर्डिनेशन है, कई बार लिंकेजेस जो हमारे कैसे हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ कि वो किस तरीके से आपके अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने में मतलब शामिल हो जाए, अगर ये लिंकेज भी थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करें। दो ये तरीके हैं जिससे इसमें सुधार लाया जा सकता है। और बाकी ये बात बिल्कुल सही है, कई जिलों में कई जगहों पर कृषि विज्ञान केंद्र शायद हम वैज्ञानिक भी उसकी परिभाषा या कार्य पद्धति को ना समझ पाए हैं ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बस ये जरूर है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र के चूंकि वैज्ञानिक हैं या एम्प्लाई हैं तो अपना कार्य को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दो प्रयास आप अगर करेंगे मुझे लगता है उसमें आपको जरूर कुछ सार्थक निष्कर्ष निकलेगा। एक हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से जरूर संपर्क आप बनाइएगा और अपने विज्ञान केंद्र से और प्रगाढ़ संबंध बनाने का प्रयास भी आप भी करिएगा। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, संवाद हुआ, किसानों का वैज्ञानिकों का संवाद हुआ। हमारे हिमाचल प्रदेश के ठाकुर दास जी बहुत दिनों से सदन में नहीं उपस्थित हो पाए थे। आदरणीय डीडी शर्मा जी को ठाकुर दास जी की चूंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा पानी की बहुत भारी बारिश हुई थी, इसलिए हमें चिंता हो रही थी कि कैसा क्या होगा वहाँ पे। तो आदरणीय ठाकुर दास जी आप आएँ और अपने हम सब जो है से संवाद करें और फिर हम आदरणीय दिनेश जी को हम मंच देंगे। आदरणीय ठाकुर दास जी। आप हाँ वो म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए ठाकुर दास सर। हमें जरा ये आज का बदलते हुए मौसम के बारे में कुछ केवीके या दूसरे माध्यम से कुछ समझना होगा कि बेमौसमी बारिश और बेमौसमा सूखापन, इस पर
कुछ ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ तो मार्च से लगातार बारिश हो रही है, अभी तक भी चालू है। चलो अभी तो बरसात है, अभी तो लगनी है। और मार्च में तो कोई क्या नाम नहीं होता, मई जून में तो वो होता था, सूखा होता था, धूप खिलती थी। मगर यहाँ लगातार बारिश हो रही है, इतने तक खेत खलियान का बहुत बुरा हाल ही है। ऐसा लगता है कि नाला बन गया है खेत भी। तो यहाँ जान बचानी मुश्किल हो रही है। इसके पीछे कारण तो बहुत हो सकते, मगर हमें इसको समझना चाहिए कि जो आज का मौसम हर साल मौसम हो रहा है, बेमौसमी बरसात हो रही, बेमौसमी सूखा पड़ रहा है। हमें इस पर बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो खेती में भी यूज़ होने वाली, जैसे आजकल हमारे यहाँ तो पूरे बाग बह गए, और जो भी सब्जियां लगी है वो फ्लड आ गया, वो चले गया। क्या हो सकता है? हमें कुछ इसके बारे में कुछ समझना होगा कि हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इवन इतने तक जो कहीं हमें ऐसा ना हो कि हम एक मतलब एक अंधाधुंध विकास के नाते हम सब कुछ खो जाए। विकास तो हो रहा, सड़कें बन रही, नई सड़कें जो भी हमारे यहाँ नई सड़कें बनी है, उनसे वो फ्लड आ गया, वो खड्ड तक पहुँच गया, दरिया तक पहुँच गया। इतनी ज़्यादा क्या नाम, क्योंकि ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़खानी करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी नुकसानदेह है। दुनिया में हमारे इधर देखिए जगह जगह टंडल बढ़ रहे हैं, पर्यावरण का नाश हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति एक जैसी है, टोपोग्राफी हमारी एक जैसी है। यहाँ ज़्यादा मैं समझता ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए प्रकृति के साथ। अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी तो हमारे जैसा हाल होगा। हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में नुकसान कुल्लू ज़िले में ही हुआ, मेरे ज़िले में ही हुआ। पूरे वो चले गए हैं, घर चले गए हैं, खेत खलियान चले गए, मकान चले गए, पूरा शहर ही चले गया। क्या हो सकता है? फिर हमें इसके बारे में कुछ समझना होगा कि कैसे इसको थोड़ा मेंटेन रखें, स्लाइडिंग कैसे थोड़े से रोकी जा सके। तो इस पर कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य रिसर्च सेंटर जो भी है, मैं भी अभी हाल में ही 15-16 दिन पहले हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी रिटायर हुए थे डॉक्टर केसी शर्मा, मैं तब बीच में था, हमने वहाँ भी इस तरह की बात रखी थी और उन्होंने बाकी साइंटिस्टों ने इसको गहन से समझा। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की एक नई अवेयरनेस आएगी और पर्यावरण भी हमारा ठीक रहेगा। हमारी जल जीवन जो ज़मीन जो है, जंगल, वो सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सदन का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, एक बार फिर जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय ठाकुरदास जी। और आप आए, आपकी कुशलता की हम सब प्रार्थना करते हैं। सब लोग हिमाचल प्रदेश के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी कुशलता बनी रहे। और जो आपने प्रकृति के साथ जो है खिलवाड़ और हस्तक्षेप न करने की बात कही है, हम सब इस विषय पे लगातार चर्चा करेंगे। अब कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो व्यवधान आए हैं, जो क्षति हुई है,
हमारे नागरिकों की संपत्ति की वो कारण क्या है। हमारे जैसे दिल्ली में यमुना जी ने जो रूप दिखाया अपना, यमुना जी का क्या हाल बना दिया लोगों ने, उसका भी परिणाम देखने को मिला। इस विषय पे हम लोग जरूर चिंतन करेंगे। आज समय लगभग हो गया है, बस आप इसी प्रकार से जुड़ते रहिएगा और मिलते रहिएगा। बहुत डॉक्टर डी शर्मा जी से संवाद किया कि हमारे ठाकुरदास जी से भी संवाद कर लें, और जो भी अपने युगहार पाइक परिवार के सदस्य थे उनकी चिंता लग रही थी कि कहाँ घर होगा, कहाँ क्या। एक जो प्रकृति का हम लोग टीवी पर देख रहे थे, तो आज आप का से भेंट हुई, अच्छा लगा हम लोगों को सबको, क्योंकि ये कार्यक्रम स्वैच्छिक कार्यक्रम है। एक आत्मीय प्रेम के साथ हम सब जुड़े हैं, कोई स्वार्थ किसी का एक दूसरे से नहीं है। बस ऐसी युगहार परिवार इसी प्रकार से स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मुस्कुराता रहे, संपन्न रहे। हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शामिल रहें, यही उद्देश्य से हम लोग सब मिलते हैं रोज। अब आज का कार्यक्रम दिनेश जी सेमवाल जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना सबका संवाद करके आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम। जी आदरणीय पुनः धन्यवाद आपका। और जिस तरह से ठाकुर दास जी ने पुनः दर्शन दिए हैं कोई 20-25 दिन बाद, उनका और उनकी चिंताएं और उनके सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं कि ऐसे अवसर, जबकि प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है, क्योंकि हमने उसको बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, तो हम अब आगे का कैसे कदम रख सकें, इस पे भी आने वाले समय में चर्चा होगी। आदरणीय ठाकुरदास जी के बारे में बहुत सारे किसान पूछ रहे थे राजस्थान से, और खासकर 2 दिन पहले बिहार के बेगूसराय से अमित कुमार जी पूछ रहे थे कि क्योंकि वो भी सेब उत्पादन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में, जल्दी ही वो भी इस मंच पे आएंगे। और आदरणीय हरमन शर्मा जी भी आपके बारे में पूछ रहे थे कि आपसे संपर्क नहीं हो पाया है। हमारी योगाहार में चर्चा हो रही थी कि जिन जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ हमारे सदस्य कैसे होंगे, तो ये चिंताएं और उनका समाधान भी इस मंच पे कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। और हाँ, ये बड़ी बात है, जैसे आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने कहा है कि हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा। और मैं 1 मिनट का समय और अधिक लूंगा, क्योंकि एक उदाहरण मेरे सामने आया है, हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन फोन के माध्यम से कुछ किसान साथियों ने बताया है, युवाओं ने बताया। अभी हमने G20 के कार्यक्रमों को निभाया है, खासकर देहरादून के एक गाँव में, और वहाँ पे जब आयोजन किया गया, तो सरकारी तमगे ने, सरकारी व्यवस्थाओं के तहत पूरे गाँव को बहुत सुंदर बनाया गया। अब गाँव में पॉली हाउस लगाए गए, पेड़-पौधे लगाए गए, नए-नए तरह के, नई-नई किस्म के। और बाद में जो अधिकारियों ने कहा है गाँव वालों को, किसानों को, भई तुम इनमें पानी वगैरह डाल दो। लेकिन ये बात आश्चर्यजनक रूप से सामने आई कि किसानों ने कहा कि हम नहीं, हम क्यों 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 डालें इसमें सिंचाई क्यों करें पौधों का? आप करो, आप लोगों ने लगाया है। अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि इसका मतलब है वही जो आज डॉक्टर कनौजिया सर ने कहा है कि इसमें हमारे संवाद की स्थिति में विराम लग गया, इस कारण इस तरह की स्थिति आ रही है। डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी ने भी यही स्थिति आगे की है कि अगर हम अपने स्तर से ये बातें आगे बढ़ाएं और जिस कार्य के लिए हम हैं वो कार्य अगर आगे हो, तो ये विराम न लगें। खैर, ये चर्चाएं इस तरह से आगे बढ़ेंगी, समाधान भी मिलेगा। और खासकर हम आज डॉक्टर कनौजिया सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट तौर पे हमें हमें सोचने के लिए मजबूर किया है कि किस तरह से हम अपने संवाद को दुरुस्त कर सकते हैं, और इसमें दोनों पक्ष किस तरह से कार्य कर सकते हैं। और आज की जो हमारी योग शिक्षक जी ने बहुत सुंदर योग कराया, और उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन कि वो इस मंच पर अपना मार्गदर्शन इसी तरह से देते रहें, और हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। और इसी क्रम में जो भी सदस्य